बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक तो यौम आज़ादी पर किस तरह दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया गया और यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर दहशत गर्दों का सरगना निकला, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर कल ANP की एक APC हुई, उसमें बड़ी पॉइंट स्कोरिंग की गई और सारा गुस्सा फौज पर, इस्टेब्लिशमेंट पर निकाला गया। पंजाब को भी बुरा भला कहा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या 27वीं तरमीम वाकई आ रही है या नहीं आ रही, इसके ऊपर भी गुफ्तगू आपसे होगी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का एक बड़ा मनसूबा नाकाम बनाते हुए पहली बार मजीद ब्रिगेड का जो सरगना था उसको पकड़ा गया। और ये भी आपको बता दूं कि वो एक इंतहाई पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता शख्स है जिसका नाम डॉक्टर उस्मान जो है वो बताया गया है। और डॉक्टर उस्मान जो है उसने क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उसकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। तो पहले हम आपको उसका एतराफ़ी जो बयान है वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। ये ज़रा आप उनका एतराफ़ी बयान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान काजी है। मैं तुर्बत का रिहायशी हूँ, वहीं पे पला बड़ा था। तालीम मैंने मुल्क के अच्छे इदारों से हासिल की है। कायद यूनिवर्सिटी से मास्टर एम फिल की है और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD HSC स्कॉलरशिप के साथ की है। और करंटली मैं ब्यूटाउन में मुलाजमत कर रहा था, 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो अहलियाँ हैं वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायद यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आले-वाल हुआ, वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए और उसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आले-वाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आले-वाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आले-वाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आले-वाल करवाया, खुद भी आले-वाल करता रहा। तो मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में सहूलतकारी 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो उर्फ़ हमीर था, तो वो मुझे हमीर के नाम से जानते थे। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, शेरदिल इसका नाम था और उर्फ़ बोहेर। वो आया था, ज़ख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। और उसके बाद ये यहाँ तक नहीं, इसके बाद ये भी हुआ था कि पिछले नवंबर में मुझे डॉक्टर एबतान ने आलवाल किया था। उसने यही कहा था कि एक बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वो रफ़ीक बिजंजो था। तो उसके बाद मैंने किसी के हवाले किया। फिर दूसरे दिन के वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी और जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें ज़िया हुई हैं। रिसेंटली मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हेबतान उर्फ़ खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान उर्फ़ फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ़ नजीब के हवाले किया और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। अब ये काम मैंने किए हैं और इसके अलावा मैंने एक पिस्टल भी लिया था। पिस्टल मैंने एक खातून संगत के हवाले किया था, उसने जो है फिर टारगेट जो स्क्वाड होता है तंजीम का उसके हवाले किया था। वो वहाँ पे यूज़ हुआ था। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या कि सरकारी मुलाजिम हैं उनको टारगेट करने में इस्तेमाल हुआ था। तो ये काम मैंने किए हैं, उनके साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ, ये सहूलतकारी मैंने की है। और अगर देखा जाए तो रियासत की तरफ से तो रियासत ने सब कुछ दी है, इज़्ज़त दी है, वक़ार दी है, नौकरी दी है और ख़ानदान के अहलिया को देखें उसको भी नौकरी दी है। लेकिन इसके बावजूद
میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں منسلک رہا ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں۔ اور میری اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں یا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو انتشار پھیلانے والی تنظیمیں ہیں ان سے بچائیں۔ جی ویورز، آپ نے اس ڈاکٹر عثمان کی گفتگو سنی، جس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ریاست نے اسے عزت و احترام دیا، لیکن اس نے جو ہے وہ غداری کی، اور وہ شہریوں کو جشن آزادی کے موقع پر نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ یہ جو پروفیسر ہے یہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہے، اور یہ شخص نہ صرف بچوں کو شدت پسندی کی طرف راغب کر رہا تھا بلکہ دہشت گردوں کا علاج بھی اپنے گھر پر کرتا تھا، اور اس نے وہاں پہ لوگوں کو پناہ بھی دے رکھی تھی۔ اور جو یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کی جو والدہ ہیں اس کو پینشن ملتی ہے، وہ بھی ملازم ہے سرکاری، بیوی بھی اس کی سرکاری ملازم ہے، اور خود بھی سرکاری افسر ہے، اور اس نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے، پشاور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کی بیوی بھی گریڈ 18 میں لیکچرار ہے، اور جو اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ 2020 میں قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک دورے کے دوران اس کی ملاقات ایک شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 افراد سے ہوئی تھی۔ 2 اس میں جو ہے وہ مارے گئے، جبکہ باقی افراد نے اسے تنظیم میں شامل کیا، اور اس کی ملاقات بشیر زئی سے کرائی گئی۔ پھر اس کا مزید یہ کہنا تھا کہ تمام روابط ٹیلی گرام کے ذریعے استوار ہوئے، اور کوئٹہ پہنچنے کے بعد اس نے گروہ کی ہدایت پر 3 کارروائیوں میں صورت کاری حاصل کی۔ پورا نام اس کا پروفیسر عثمان قاضی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جس نے یہ کہا کہ کوئٹہ ریلوے جو اسٹیشن پر حملہ کیا گیا تھا اس میں بھی یہ ملوث دہشت گردوں کے ساتھ روابط کے لیے ٹیلی گرام کا استعمال کرتا تھا، اور اس نے پھر آگے جو اپنا جو سارا تھا کہ ایک یہ بلوچستان میں اس بات کا بھی اعتراف سامنے آیا کہ بلوچستان میں جو ایک احساس محرومی کا رونا رویا جاتا ہے، وہ حقیقت میں ریاست نے کبھی اس کو محروم نہیں رکھا۔ دیکھیں بیوی بھی اس کی جو ہے وہ لیکچرار ہے، اور والدہ بھی جو ہے وہ سرکاری آفیسر رہی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ مجید بریگیڈ کے کسی بڑے عہدیدار کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ خواتین کو بھی بلیک میل کر کے ان کو بھی خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں احساس محرومی ہے، واقع نہیں دیے جاتے، اس وجہ سے لوگ بندوق اٹھاتے ہیں، تو یہ پروفیسر کی گرفتاری اس کی نفی ہے کہ یہ احساس محرومی کا ڈرامہ ہے۔ لیکن کیا کریں، جو ہمارے جگادری ہیں، جو ہماری انسانی حقوق کی نامنہاد تنظیمیں ہیں، وہ ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، حق اور سچ کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہوتی۔ اور اس موقع پر سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ ہیں بلکہ، کہ وہ پروفیسر اگر دہشت گرد بن جائے اسے سزا ملے گی۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں دہشت گردوں کو پناہ دیتے، علاج معالجہ کراتے ہیں، اور والدہ انہوں نے کہا کہ پینشن ہے، لیکچرار کی ان کی اپنی اہلیہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ نے بھی ساری معلومات جو ہیں وہ انہوں نے دی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں مظلوم، باقی انہوں نے جو گفتگو آپ نے وہ اس کی سن لی ہوگی، لیکن اس ویلا کا مقصد یہ ہے، نہ دہشت گردی کا کوئی دین اور مذہب ہے، نہ دہشت گردی کا کوئی جواز ہے، نہ دہشت گردی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے۔ جس نے دہشت گرد بننا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے پیسے کے لالچ میں۔ یہ جعلی نظریہ، کیا بلوچستان آزاد کرا لیں گے اس طرح؟ کیا اس طرح ان کو آزادی مل جائے گی؟ کہ اب آپ نے اپنا پورا خاندان پر بات کر لیا اس شخص نے، اور یہ تعلیم یافتہ شخص تھا، لیکن اصل میں کیا نکلا وہ آپ کو اس کی حقیقت جو ہے وہ میں نے بتائی ہے۔ کل اے این پی کی ایک اے پی سی ہوئی، جس میں
दावत के बावजूद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या PTI ने शिरकत नहीं की, बाकी तमाम जमातों ने शिरकत की। लेकिन करें तो करें क्या, वहाँ पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई, सियासत की गई और इल्ज़ामात इदारों के ऊपर लगाए गए। हमारे बड़ा अच्छा जवाब दिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा पंजाबी कत्ल होते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने लेकिन पंजाब के लोगों ने कभी बंदूक नहीं उठाई। आए रोज़ वो लाशें उठाते हैं, लेकिन हमने उसका जवाब नहीं दिया, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि छोटे सूबे जो हैं वो हर इल्ज़ाम पंजाब पर, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी फ़ौज, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से मुक़तदरा का भी जवाब इस APC के जवाब में सामने आया है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अपना नुक्ता नज़र वाज़े करने का हक़ और सच रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हो रहा है और रियासत का फ़र्ज़ है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को दहशत गर्दों के वहम व भरम पर छोड़ दिया जाए। गैर कानूनी गिरोह खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ अदालती फोरम्स शवाहिद के साथ बात होती है। फिर 18वीं तरमीम का मसला छेड़ा गया। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि इख्तियारात इस 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दिए गए, मगर असल मसला सूबाई हुकूमत की नाकस गवर्नेंस बदनवानी है। वो अपने आप को मजबूत करें और लेकिन सूबे अपने ना तो टैक्स नेट को बढ़ाते हैं, वसअत देते हैं, ना टैक्स इकट्ठा ज़्यादा करते हैं और उस वफाक पर इन्हिसार करते हैं। तो ये इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। फिर SIFC फोबिया हुआ है, SIFC के सारे खिलाफ हैं। पिछले दिनों अपोजिशन की भी एक APC हुई, उसमें SIFC का रोना रोया गया। ये कल ANP की APC में भी यही रोना रोया गया, जबकि और इसको गैर आईनी कहा गया। हालांकि SIFC इस मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में बड़ा किरदार अदा कर रही है। फिर एक मसला लापता अफराद का था, हक़ाइक़ के मुनाफी लापता अफराद के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका भी उन्होंने दिफा किया और कहा कि ये वो लोग हैं जो रियासत के पास नहीं हैं, बल्कि ये दहशत गर्दों के साथी हैं, और जब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तो पता चलता है तो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक चलाई जाती है और दहशत गर्दी में यह अब इमरान खान की तरफ इशारा है। ये भी दो टोक मौक़िफ़ करार दे दिया गया कि दहशत गर्दी में मुलव्वस शख्स को सियासी क़यादी कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। अफ़गान महाजिरीन के हवाले से भी उनका मनोर था जी, इनकी वापसी अब नागुज़ीर हो चुकी। बड़े साल इनकी हमने खिदमत की, मेज़बानी की, लेकिन ये भी दहशत गर्दी में मुलव्वस निकले तो अब इनको वापस भिजवाया जा रहा है और ये कोई जबरी बेदखली जो है वो नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपनी सरजमीन के दिफा के लिए इक़दाम उठाने का हमें हक़ हासिल है। फिर सूबाई हुकूमतें अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए हर मसले का ज़िम्मेदार वफाक के इदारों को ठहराती हैं। हालांकि NFC पर अमल दरामद वफाक की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सूबे जो हैं वो इस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं करते। और ये एक जवाब इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि आप जब बात की जाती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट को आगे रख लेते हैं, ये सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे डालते हैं, सारी कहानी का रुख खुद उस तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं चलता, ये जो नहीं होता। अब देखें आप वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ करते हैं ये है। अब आप ये कहें, अब उसको भी एक नया रंग दिया जा रहा है, जिस तरह ये कि दहशत गर्दी, अगवा बराए तवान, जराइम, ठीक है, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी में जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं और आप उनको कह दें कि जनाब ये सियासी कैदी है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह हैं, मुसल्ला ग्रोह हैं, मुसल्ला जत्थे हैं, वो बने हुए हैं। तो उनको जब तक उनका खात्मा नहीं होगा तो किस तरह जो है वो अमन आएगा, सिक्योरिटी आएगी। ये चीज़ सियासी जमातों को भी महसूस करनी चाहिए, उनको भी ज़िम्मेदारी उनकी बनती है वह इस चीज़ को करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इस किस्म के हालात जो है वो पैदा होंगे और फिर आप उसका ज़िम्मेदार इनको ठहराएं, इदारों को,
تو یہ انہوں نے اس کا جواب ظاہر ہے اب ہمارے سورسز جو جن سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ اے پی سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ نہیں تھی، جو مطالبات انہوں نے رکھا یعنی کہ آپ صوبوں کی اپنی ناکامیاں وہ بھی اگر آپ وفاق پہ ڈال دیں، اداروں پہ ڈال دیں تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ دو اہم ترین جو ایشوز تھے وہ آج آپ کے سامنے لانے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک بڑی تباہی سے 14 اگست کو بچا ہے، دہشت گرد بھی پکڑا گیا، اس کا سرگنا پکڑا گیا، صورتکار پکڑا گیا، اور دوسرا یہ جو اب 18ویں یا 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم لاتے ہوئے 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، 27ویں ترمیم کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمام جماعتیں اس کے اوپر اتفاق نہیں کر لیتی، یا پھر حکومت سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت واضح نہیں لے لیتی، کیونکہ سینٹ میں جے یو آئی فے کے بعد سینٹ میں جے یو آئی فے کے بغیر 2/3 اکثریت نہیں بنتی، اور وہاں پہ 2/3 اکثریت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن مشاورت جاری ہے۔ این ایف سی وارڈ کا مسئلہ ہے، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کا مسئلہ ہے، صوبوں کے مزید صوبے بنانے کا مسئلہ ہے، یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن پھر وہ بات 27ویں ترمیم تک نہیں ہوگی، ایک پیکج ہوگا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، لیکن میں نے پھر وہی بات بتاؤں کہ یہ چیزیں آئیں گی تبھی آئیں گی، صوبہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو متعلقہ صوبے کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں، اس کے لیے ایک طریقہ کار آئین میں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔